बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि तुर्की में जॉब तलाश कैसे की जाए। जॉब तलाश करने वाले दो किस्म के लोग हो सकते हैं। एक वो जो तुर्की के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं टीआरसी वगैरह पे या विजिट पे, और दूसरे वो जो तुर्की से बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं। तो उन दोनों के लिए मैं आज का जो प्रोसीजर है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि वो अपनी जॉब आसानी से ढूंढ भी सकें और स्कैम से भी बच सकें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तुर्की में, तो आज की वीडियो उनके लिए स्पेशली है। अब जॉब करने के लिए दो तरीक़ाकार हैं। अगर आप तुर्की में मौजूद हैं ऑलरेडी, आप विज़िट वीज़ा पे गए हैं या बिज़नेस वीज़ा पे गए हैं या आप किसी टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं, तो उन किसी भी सूरत में अगर आप लीगली तुर्की में मौजूद हैं तो आपको जॉब तलाश करने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार है, मैं उसको डिफ़ाइन पहले कर देता हूँ। पहले तो सबसे पहले जो है ना, बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं ऐसे, जॉब्स इन इस्तांबुल के नाम से भी है और जॉब्स फॉर फॉरेनर्स, आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे। वहाँ पे अक्सर लोग एड्स लगाते हैं जो जिनकी वजह से ना, मतलब वहाँ पे आपको सारी जॉब्स की डिटेल्स मिल जाती हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। पहली बात कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने उनसे ये कंफर्म करना है कि भाई ये जो जॉब है क्या आप लीगली प्रोवाइड कर रहे हो या इलीगल। मिसाल के तौर पे अगर आप टीआरसी पे हो तो आप जॉब नहीं कर सकते, और आप अगर जॉब करना चाह रहे हैं और अगर आपकी एबिलिटी इतनी है कि अगला बंदा आपको एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहा है, तो आप उससे ये पूछें कि जी आप मुझे क्या वर्क परमिट इशू करेंगे। अगर वर्क परमिट इशू करेंगे देन मैं अपनी जॉब करूंगा, अदरवाइज आप वहाँ पे लीगली जॉब नहीं कर सकते। यू विल बी ऑन रिस्क, एट रिस्क एवरी टाइम व्हेन यू आर जस्ट डूइंग द जॉब ओवर देयर। लेकिन ये जो लोग फैक्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, क्या वो लीगल होती हैं? नहीं, वो भी लीगल नहीं होती हैं अगर वो टीआरसी पे हैं। क्योंकि पिछले दिनों मैंने सुना था कि एक दो फैक्ट्रीज में छापे पड़े हैं और एक दो वो मैंने ही आपको बताया था, बहुत सारे जगहों पे छापे पड़े। उसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस्तांबुल गया था, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा जी कि उनका ऑनलाइन स्टोर का कोई डेवलपमेंट करनी है, तो आप ना आया ज़रा इस्तांबुल आए। तो मैं अपने पासपोर्ट की एक्सटेंशन के लिए गया था। जिस दिन मेरी उनके साथ मीटिंग की डेट फाइनल थी, तो उन्होंने अचानक फ़ोन करके कहा जी कि आज मीटिंग कैंसिल कर दें, हम अभी नहीं मिल सकते। हमने पूछा जी खैरियत है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी कि हमने काफ़ी लोगों को इलीगल, यहाँ पे वो फॉरनर्स थे, वो जॉब कर रहे थे और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वालों का या इंटेलिजेंस वालों का छापा पड़ा है, वो जनाब सारे बंदे भी उन्होंने उठा लिए हैं, फैक्ट्री भी सील कर दी है। सो इट्स अ बिग रिस्क। अगर आप वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली आपको डिपोर्ट किया जाएगा। जुर्माना अलग है और डिपोर्ट करना अलग है, वो आपके ऊपर बैन लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फाइन वगैरह देके नहीं बात देखें, ये नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान हो तो फिर वहाँ पे ये इशू बन जाता है, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अगर आप इलीगली पकड़े गए हैं, हाँ अंदर खाते, अब कुछ किसी का क्या हो वो हम नहीं कुछ कह सकते। मैं तो लीगल प्रोसीजर्स की बात करता हूँ। आगे वो अपना उनका क्या, अपने ज़ाती लिंक्स भी कई दफ़ा होते हैं, लोग छूट भी जाते हैं, मतलब निकल भी जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। अच्छा, बात यहाँ पे ये चल रही थी कि अगर आपका वो एम्प्लॉयर, अगर आप ये कहता है कि जी ठीक है मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट इशू करता हूँ, और आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात, या वो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना, पहले वो आपको जारी करेगा, उसमें आपकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, आप उसको साइन करोगे, वो भी साइन करेगा, वो आपके पास पेपर होना ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि वर्क परमिट फौरन तो नहीं बन जाना ना आपका। आपने पहले जाके अपनी जॉब स्टार्ट करनी है। हो सकता है वो प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखे जी, फॉर द 3 मंथ्स या 2 मंथ्स में आपको प्रोबेशन पीरियड पे अपने पास ऑफर लेटर कह सकते हैं आप इसको। तो ये ऑफर लेटर नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, लेकिन वर्क परमिट का प्रोसीजर उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे चलता है फिर आगे। तो उसमें फिर वो ये है कि अगर आपकी वो कंसेंट हो जाता है, और वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है वो,
कि 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, तो वो आपके पास एक पेपर लाजमी है। वो डेफिनेटली अगर कोई आपको वहाँ पे पूछता भी है तो आप उसको शो कर सकते हैं कि दिस एम्प्लॉयर हैज़ अपॉइंटेड मी फॉर दिस जॉब, और ये लीगली मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो ज़ाहिर बात है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चेक करती है कि इसके पास फॉरेनर्स को वर्क परमिट इशू करने की अथॉरिटी है या नहीं है। अगर तो उसके पास अथॉरिटी है तो उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को वो वैलिडेट कर देते हैं कि ओके ही इज एलिजिबल टू हायर फॉरेनर्स फॉर देम, तो फिर वो आगे मतलब ना आपका प्रोसीजर चलता है। ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात मेरे ज़हन में आ गई कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको फेक कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, लेकिन उनकी कंपनी की जो कैटेगरी है या उनका ई टोकन जारी ही नहीं हुआ हुआ, वो किसी भी फॉरेनर को मतलब जॉब देने की अहलियत ही नहीं रखते लीगली। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो पेपर पे है ना, लेटर हेड पे आपको वो साइन करके दे दिया कि जी जनाब ये प्रिंटेड है, आप साइन कर दें, मैं भी कर देता हूँ, बात खत्म। लेकिन आपने ये भी कंफर्म करना है कि क्या आपके पास ई टोकन मौजूद है। अगर नहीं है तो आप मुझे कैसे अपॉइंट कर सकते हो एज ए फॉरेनर इन योर कंपनी। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? उसका ये तरीकाकार है कि देखें, अगर आप मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, अब वो तो ऐसा बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा नहीं आपको, क्योंकि जो वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी से होल्डर हैं वो काम कर रहे हैं ना, तो वो इस रूल को जानते हैं कि अगर उसके पास, आपको याद होगा जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, इन्होंने जब मुझे वर्क परमिट देने की बात की तो इनके जो मुहासिब थे उसने बताया था, वो बीबी थी जो काम कर रही थी, तो उसने ये कहा था कि हमारा ई टोकन नहीं जारी हुआ। 3 माह लगा के इन्होंने अपनी कंपनी को रिवाइज किया। मैं अपने वर्क परमिट वाली जो वीडियो जिसमें मैंने वर्क परमिट रिसीव किया, आप उसमें जाके देख भी सकते हैं, ये डिटेल्स मैंने तब बताई थी कि उन्होंने फिर ई टोकन जनरेट करवाया अपना, वो रजिस्टर हुई, कंपनी की कैटेगरी चेंज हुई, they got eligible to hire a foreign employee for them, and then they just gave me a appointment letter. I signed it, and after that my work permit process got started. तो ये तरीकाकार होता है। सो इस लीगल तरीके को आप समझ लें अपने पास। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दरमियाना रास्ता नहीं है, सब आपके लिए 2 नंबरी। अगला कहता है जी कोई मसला नहीं जी, मैं देख लूंगा। जब फंसते हैं तो कोई नहीं देखता। अब आ जाएं जी, ये तो हो गया आपका वहाँ पे जो लोकल थे, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपके पास टीआरसी थी, आप लीगली वहाँ पे स्टे कर रहे थे। हाँ, इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपके पास टीआरसी है, तो टीआरसी वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 90 डेज की वैलिडिटी टीआरसी की होनी चाहिए। ये अगर नहीं होगी तो देन यू वोंट बी एबल टू गेट अ वर्क परमिट ऑन दैट। ये इवन उनकी वेबसाइट पे मेंशन है, ये मेंशन भी है, अप्लाई करने एग्जैक्टली जाते तो ये मेंशनड भी है। और 300 से 400 डॉलर उसकी मेरा ख्याल फीस है, वो आपने पे करनी है। वो जाहिर बात है वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है, ये आप पे डिपेंड है या उस पर डिपेंड है कि वो चाहता है आप करेंगे। मेरी तो खैर मेरी कंपनी ने पे किया, मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता कि एक्सपेंसेस क्या आते हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। आपकी वो जो सिगोरता है जिसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, वो पर मंथ जमा भी होती है, पर एनम भी होती है। वो नॉर्मली पर मंथ जमा की जाती है। ओपन वर्क परमिट के लिए जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है पर मंथ की, वो 1000 से 1200 लिरा तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं है। कोई आपको कहता है जी 1700 लिरा है, कोई कहता 3000 लिरा है। अब आ जाते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर। जो लोकल जॉब होल्डर्स हैं ना, या जो लोकल अपना तुर्किश लोग हैं, उनके लिए जो मिनिमम वेजेस है वो 8500 लिरा है। एक और क्वेश्चन है, मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है, मुझे पता चला है, कह रहे हैं कि तुर्की जो है 2023 से हाँ डॉलर्स में पे कर रहा है। नहीं, ऐसा सच मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। टर्किश अपने लिरा में ही काम कर रहा है, वो लिरा में ही पे कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज अगर अमेरिकन हैं तो वो डॉलर में पे कर सकती हैं। ये कंपनी बिलोंग करती हैं अमेरिका से वो या डिपेंड करता है, इंटरनेशनली है तो आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप कहें कि टर्किश कंपनी आपको डॉलर्स में नहीं, ये सब सारी ड्रामेबाजी है। मुझे नहीं समझ आती कि ये पता नहीं कौन कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो ये गलत है, मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं गलत नहीं कह सकता, हो सकता है ठीक हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। ये बात मेरी आज तक मैंने नहीं सुनी। अच्छा, दूसरी बात ये चल रही थी कि आपका अगर वो आपको हायर कर लेता है, मिनिमम वेजेस जो लोकल टर्किश के लिए हैं वो 8500 लिरा है, फॉरेनर्स के लिए नहीं। फॉरेनर्स के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से है, जिस फॉरेनर को आप रख रहे हो उसकी मिनिमम वेज 11,000 लिराज है। 11,000 लिरा से कम का कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन ही नहीं होगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है, लोगों का हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जा रही है। ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के यही लिखा होता है 11,500, 13,000, 15,000 जितना भी है, लेकिन मिल कितना रहा है? 8500 लिरा।
लेकिन वो तो कहते हैं ना कि वो कमीशन है जिसने जॉब नहीं दिलाई है। नहीं 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 नहीं, एज सच कोई नहीं, ये कोई लेबर जॉब नहीं है कि आप किसी के पास जा रहे हो और वो डेली बेसिस पे आपको पिक एंड ड्रॉप दे रहा तो वो कहता है जी मुझे कमीशन भी चाहिए। और ये जो ग्रुप्स हैं जो आप बता रहे हो कि फेसबुक पे ग्रुप्स है, टेलीग्राम पे हाँ, ग्रुप्स हैं, ये ट्रस्टवर्दी ग्रुप हैं कि स्कैम ना, है? नो, ये नहीं है कि ना ये सारे ट्रस्टवर्दी हैं ना ये सारे स्कैम्स हैं। ये आपकी पर्सनल एबिलिटी पे आप। आपको देखें, उसने जॉब ऑफर कर दी, मिसाल के तौर पे उनको शेफ चाहिए किसी भी इंटरनेशनल को है, तो आप उनसे रब्ता करें, उनसे पहले उनकी डिटेल लें ना कि भाई आप फॉरेन शेफ को हायर करने की आपके पास क्या उस कैटेगरी में कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर वो कहता है जी रजिस्टर्ड है, तो आप उससे ये भी तकाजा कर सकते हैं कि आपका ई टोकन हमें वेरीफाई करवाएं, आप दे सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुझे देंगे। वो डेफिनेटली अगर उसके पास अलाउड नहीं होगा तो वो फौरन ये कहेगा कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, आप समझ आइए, तो ये इलीगल हो जाएगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर आप फॉरेन से अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉरेन से तो डेफिनेटली ऑलरेडी सबको पता है कि फॉरेन से जो अप्लाई करता है उसने इसी तरह फेसबुक से भी हो सकता है, लिंक्डइन से भी हो सकता है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कंपनीज अपनी एड्स लगाती हैं, और उनके हिसाब से आप अगर अप्लाई करते हो डेफिनेटली वो ईमेल प्रोसीजर होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू हेड होगा, इंटरव्यू के बाद अगर आप क्लियर कर जाते हो तो देन वो आपको एक लेटर जारी करेंगे जो कि ऑफर लेटर होगा। ऑफर लेटर को आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भेजेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर की बेस के ऊपर वो साइंड होगा बाय द कंपनी अथॉरिटी, उसकी बेस पे आप अपना टर्किश एम्बेसी में वाया एनातोलिया अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करोगे। पर यहाँ पे मैं फिर आपकी बात काट रही हूँ। मुझे याद है हमारे पास एक केस आया था, एक भाई साहब ने रब्ता किया था और उन्होंने आपको कंपनी के ऑफर लेटर और वीज़ा वगैरह जो उन्होंने कहा था कि आपका वीज़ा लग चुका है वो भेजा था, और जब हमने वेरिफिकेशन करवाई थी वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस तरह के भी तो स्कैम हो रहे हैं ना। वो पाकिस्तान में बैठे तो हो रहे हैं, यहाँ पे तो हो सकते हैं, जब आप लेकिन इंटरनेशनली और इवन अगर आपको याद हो जब यहाँ पे हम तुर्की में शिफ्ट हुए थे तो मैंने 2 जॉब्स की थी ऑनलाइन। ये जी ऑनलाइन जॉब्स जी का है, मैं दूसरी जॉब्स की नहीं बात करी। मैं ऑनलाइन एक जॉब की थी, तकरीबन मैंने 20 डेज जॉब की थी और उन्होंने यही कहा था कि आपको वीकली या मंथली पे करेंगे डॉलर्स में। वो तो स्कैम चल रहे हैं ना, कोई नहीं लेकिन किसी को पे करता। जब वो काफ़ी दिन काम करने के बाद जब मैंने उनसे सैलरी का मुतालबा किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको वीकली भी दी जा सकती है, हाँ, ठीक है, लेकिन जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। एग्जैक्टली इतने दिन मेहनत एग्जैक्टली करने के बावजूद, काम करने के बावजूद। वो इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर आपको कोई इस तरह की ऑफर कर रहा है तो ये सवाल है जो हमारा काम है हम उनसे पूछें। दिस इज आवर राइट टू नो अबाउट इट, हु इज गोइंग टू एम्प्लॉय अस, और एम्प्लॉयर कौन है। एक एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, डेफिनेटली हमारे मुल्क के हालात, मैं किसी दूसरे मुल्क की तो बात नहीं कर सकती, हमारे मुल्क के हालात और हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं हमें कुछ मिल जाए हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये भी रीज़न है हमारे कि हम स्कैम में फंस जाते हैं इस वजह से कि हम जल्दबाजी करते हैं कि हमें किसी तरीके से, बिल्कुल क्योंकि है, मुझे मेरे केस में तो यही लगता है बिल्कुल है। कि मुझे बड़ी आइडियलाइज लगी जॉब के, घर में बैठ के ऑनलाइन काम करना है और आराम से अपने पैसे कमाने हैं। ऑनलाइन का तो बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है ना, पूरी वर्ल्ड में चल रहा है, तुर्की में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये चीजें हम तो ये खैर समझते थे सिर्फ पाकिस्तान नहीं में नहीं, ये चल हर रहा जगह ही चल रहा है, इसको छोड़ें आप। लेकिन सीधी सी बात है, अगर आप रियल जॉब की बात करें तो रियल जॉब जो है वो ग्रुप्स में आपको मिली, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आप उनसे अब डीएम पे जाएं, डायरेक्ट मैसेजिंग पे जाके उनसे बात करें, उनसे पूरी डिटेल्स लें। जो बंदा आपको एम्प्लॉय कर रहा है या वहाँ पे डिटेल्स डिस्कस कर रहा है उससे पूछें कि भाई तुम कंपनी के किस मतलब पोस्ट पे हो, क्या तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम एचआर का काम कर सकते हो। अदरवाइज वो देखें कुछ आउटसोर्सिंग भी होती है, मिसाल के तौर पे मुझे पिछले दिनों भी एक कंपनी ने ऑफर, आपको पता है कि वीज़ा से उन्होंने कहा जी कि हम आपको वर्क वीज़ाज इशू कर सकते हैं, शायद साहब जितने भी आपने दिलवाने हैं वो दिलवा दें। तो मैंने उनसे यही कमिट किया कि ओके नाउ, लेकिन मैं क्लियरली बताता हूँ जिन लोगों की वीज़ा एप्लीकेशंस मैंने प्रोसेस करवाना शुरू की हैं, मैंने उनको डायरेक्टली बताया कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से इस कंपनी से वीज़ा इशू करवा के दे रहा हूँ, बाकी मैं इस कंपनी में जॉब नहीं करता, ठीक है। मैं आपकी सिक्योरिटी दे रहा हूं कि भाई आपको किसी किस्म का लॉस नहीं होगा, कुछ स्कैम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पब्लिक फिगर में बैठा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी जितने लोग, आप लोग जैसे लोग जितने लोग मुझे देखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं,
तो मैं उसमें किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ, ना मैं आना चाहता हूँ। तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, बात चल रही थी कि जब आप एम्प्लॉयमेंट होती है, आपका वर्क वीज़ा होता है, फिर आपको वो लेके जाता है, आप वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर आगे वर्क परमिट का प्रोसेस था। इसके लिए आपको टीआरसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान से वर्क वीज़ा पे ही गए तो फिर टीआरसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका डायरेक्टली जो वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट है, वो एज़ ए टीआरसी ही कंसीडर होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका किमलिक नंबर इशूड होता है। फिर उसको आपको फैसिलिटेट उसी तरह ही होते हैं कि आप अपना PTT से जाके ई टोकन जनरेट करवाएंगे और अपनी वहाँ की जो लीगल फैसिलिटीज़ हैं, ई दौलत हो गया या आपकी PTT में ई दौलत हो गया, या वो आगे है एक हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये वो सारी आप उसके ऊपर इंटरटेन आपको होंगी, वो एज ए किमलिक ही आपका कार्ड यूज़ होगा। तो ये वो प्रोसीजर है, इसको आप देख लें और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी बनती हैं सिनेरियो, उसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आपके किसी के साथ भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। सो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे। तो बाकी ये है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट हम वीडियो में आपको वो भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।